अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 17.2 पे आ जाए। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि पहला सवाल ही इससे रिलेटेड है, कुछ थियोरेटिकल पोर्शन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। आपसे कहा जाएगा कि आपको सेट गिवन है, उस सेट के बारे में बताएं कि उनकी क्लासिफिकेशन करनी है कि आइदर इसमें से डिसजॉइंट सेट कौन सा है, एग्जॉस्टिव सेट कौन सा है, ओवरलैपिंग कौन सा है, सेल कौन सा है। ये सारी चीजें आपको अब समझनी है, इनको कहते क्या है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट टाइप पे आते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट, अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल कोई बोन किसी जगह से डिसलोकेट हो जाए। डिसलोकेट और लोकेट में फर्क क्या है? डिस वर्ड जो आप लगाते हैं, एक चीज अपनी लोकेशन पे डिसलोकेट हो गया यानी कि अपनी पोजीशन से हट गया। तो इसी तरीके से डिसजॉइंट है, जॉइंट का मतलब जुड़ा हुआ है, डिसजॉइंट का मतलब अब हटा हुआ है, जुड़ा हुआ नहीं है। तो ऐसे सेट जिसमें कुछ कॉमन ना हो, आपस में कोई चीज कॉमन ना हो, कुछ जुड़ी हुई वैल्यू ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक सेट है 1 2 3 और दूसरा सेट है 4 5 6, अब दोनों सेट में कुछ कॉमन नहीं है। अगर मैं इंटरसेक्शन लेता हूं दोनों सेट का, लेट सपोज ये ए है और ये बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी इसका नल सेट आएगा। तो ऐसे तमाम सेट जिनका इंटरसेक्शन आपस में लेने पर नल सेट आए, ऐसे सेट को आप क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट। तो ऐसे सेट, अब ये ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट है क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। ओवरलैपिंग इसका अपोजिट है। ओवरलैपिंग क्या है कि आपके पास कोई एक भी वैल्यू अगर कॉमन आ रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए साइड लेता हूँ 1 2 3 4 और बी आपके पास 4 5 6, इन दोनों का यूनियन लेने पर, या इंटरसेक्शन, यूनियन तो खैर बाद में आएगा, इंटरसेक्शन लेने पर आंसर मेरे पास 4 आ रहा है, यानी कि एक एलिमेंट भी आएगा तब भी आप कहेंगे कि ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग का मतलब आपके पास अगर फॉर एग्जाम्पल आप दो नोट लेते हैं और एक नोट के ऊपर दूसरा नोट रखते हैं और फिर आप कहते हैं कि इसको टेप से मैं बांध दूं, तो जो सेम नोट होंगे वो हो सकता है कि आप एक दूसरे के ऊपर रखें तो पता भी ना चले कि ये दो अलग अलग नोट हैं, आपने टेप से उसको बांध दिया, ओवरलैप कर दिया। लेकिन अगर वहीं पे एक नोट बड़ा है एक नोट छोटा है, एक डिफरेंट रंग का है एक डिफरेंट कलर का है, तो दोनों डिफरेंट कलर के हैं, वाजे पता चलेंगे। आप सामने से देख रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल रेड कलर का है, पीछे से देख रहे हैं तो ग्रीन कलर का है। तो आपके ओवरलैप करने से अगर डिफरेंस आ रहा है, कोई चीज सिमिलैरिटी नहीं आ रही, यानी कि जब आप ओवरलैप का मतलब, यहाँ पर हम सेट ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, ओवरलैप का मतलब इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा, डिसजॉइंट सेट है, दोनों सेट आपस में डिसजॉइंट है। और अगर कुछ एक एलिमेंट भी कॉमन आ रहा है तो आपके पास वो ओवरलैपिंग सेट कहलाते हैं। ओवरलैपिंग डिसजॉइंट वर्ड कहाँ इस्तेमाल करते हैं? वेन डायग्राम में। ओवरलैपिंग का मतलब वेन डायग्राम आगे चल के जब पढ़ेंगे, तो दो सेट अगर दोनों में एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है, अगर ये ए है ये बी है, ए के तमाम एलिमेंट्स इस सर्कल के अंदर, बी के तमाम एलिमेंट्स इस सर्कल के अंदर, तो दोनों सर्कल में जो वैल्यू कॉमन है वो सर्कल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट ओवरलैपिंग सेट का आता है वेन डायग्राम के अंदर। तो आपके पास यहाँ पर ओवरलैपिंग सेट, दोबारा बता रहा हूँ कौन से सेट, वो सेट जो आपस में इंटरसेक्शन लेने पे कुछ वैल्यू कॉमन दे दें, उसको आप कहते हैं ओवरलैपिंग सेट। नेक्स्ट पे आ जाए, एग्जॉस्टिव सेट। एग्जॉस्टिव सेट का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास दो सेट हैं और दोनों का यूनियन लेने पर यूनिवर्सल सेट आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ए यूनियन बी ले रहा हूँ तो दोनों का यूनियन लेने पर यूनिवर्सल सेट आ जाए। लेट सपोज मेरे पास यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6। अब ये आपके पास जो सेट आएगा यूनियन लेने पर, वो यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाएगा। आप खुद कर सकते हैं, ये सारा काम मैं पढ़ा चुका हूँ। तो यूनियन ऑफ ए एंड बी जब निकालेंगे, 1 से 6 तक एलिमेंट्स आएंगे, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। जब ये कंडीशन फुलफिल होगी, ये आपके कहलाएंगे एग्जॉस्टिव सेट्स। ये आपके पास थर्ड टाइप ऑफ सेट हो गया। नेक्स्ट आपके पास सेल है। सेल किसको कहते हैं? अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इधर से 4 हटा दूं और अब यहाँ पर मेरे पास ए और बी दो सेट है, ए और बी दो सेट है, मेरे पास जगह का मैं इधर लिख रहा हूँ। अगर इनका ए इंटरसेक्शन बी लेता हूँ तो नल सेट आता है, लेकिन अगर ए यूनियन बी लेता हूँ तो यूनिवर्सल सेट आता है। आप वेरीफाई कर लें इसको।
आपके पास दो सेट हैं ए और बी, अगर उनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो आपके पास नल सेट आ रहा है, और अगर आप उन दोनों का यूनियन लेते हैं तो आपके पास उनका यूनिवर्सल सेट के बराबर आंसर आता है। तो ऐसे टाइप ऑफ सेट को आप कहते हैं सेल्स। तो ये सिंपल से आपके पास चार डेफिनेशन थी, किताब के अंदर भी गिवन है। तो जितने भी आपके पास ये चारों कैटेगरी है, अब आपकी हम एक्सरसाइज पे आ रहे हैं, क्योंकि पहला सवाल आपको एक्सरसाइज में यही मालूम करने को कहा है। अब अपने एक्सरसाइज की तरफ आ जाएं। एक्सरसाइज 17.2 में फर्स्ट क्वेश्चन का है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, एग्जॉस्टिव एंड सेल्स। ये चार में से आपने आइडेंटिफाई करना है ये गिवन सेट क्या है। फर्स्ट आपको दो सेट गिवन है, पहला 1 2 3 5 7 और दूसरा आपका 4 6 8 9 10। इन दोनों सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। आप इनके दिमाग में ही डायरेक्ट ए इंटरसेक्शन बी लेके देखें, यानी दो सेट है, दोनों का आपस में इंटरसेक्शन लेके देखें। अगर नल सेट आ रहा है तो इसका मतलब दोनों डिसजॉइंट सेट है। तो फर्स्ट आपके पास पार्ट डिसजॉइंट सेट का हो गया। सेकंड आपका कहा है कि ये दो सेट गिवन है, कौन से हैं, आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेके देखें। इसमें 2 1 1 और 2 दोनों कॉमन आ रहे हैं। तो जब इंटरसेक्शन में कोई वैल्यू आ रही है, कॉमन आ रहा है कुछ, तो इसका मतलब ये ओवरलैपिंग सेट होंगे। तीसरा आपके पास ई एंड ओ, ई मतलब इवन नंबर्स, ओ मतलब ऑड नंबर्स, व्हेन यू इज इक्वल टू जेड, यू का मतलब यूनिवर्सल सेट, जेड का मतलब इंटीजर्स। तो आपके पास अगर यूनिवर्सल सेट इंटीजर्स के बराबर है तो आपके पास ई और ओ क्या है। अगर ई यानी कि इवन नंबर्स, ओ यानी ऑड नंबर्स, इवन नंबर और ऑड नंबर का इंटरसेक्शन लेता हूँ, नल सेट आएगा। और अगर इन दोनों का यूनियन लेता हूँ तो इंटीजर्स आ जाएंगे। अगर आप इन दोनों का यूनियन लेंगे, ऐड करेंगे इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स को, तो आपके पास जो यूनिवर्सल सेट इधर गिवन है इंटीजर्स, उसके बराबर आंसर आ जाएगा। सारे इंटीजर्स से ही तो इवन और ऑड नंबर्स निकले। तो आपके पास यूनियन लेने पर ये यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, यानी इंटीजर बन जाएगा, और इंटरसेक्शन लेने पर ये अलग अलग रहेंगे, आपको नल सेट देंगे। तो ऐसे सेट को आप कहते हैं सेल्स। तो ये थर्ड आपका सेल्स हो गए। फोर्थ आपसे कहा है एन एंड डब्ल्यू, एन आपके पास नेचुरल नंबर और डब्ल्यू आपके पास होल नंबर, व्हेन यूनिवर्सल सेट क्या है, जेड, इंटीजर्स, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, जीरो और उससे बड़ी वैल्यू है, यानी सारी पॉजिटिव है। अब अगर मैं एन और डब्ल्यू को इंटरसेक्शन करता हूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो एन के बराबर आएगा, क्योंकि एन और डब्ल्यू नेचुरल नंबर और होल नंबर फर्क सिर्फ जीरो का है। जब इंटरसेक्शन लेंगे जीरो के अलावा सब आ जाएगा, नहीं नेचुरल नंबर आ जाएगा। और नेचुरल नंबर सारे के सारे कॉमन अगर आ रहे हैं तो ए इंटरसेक्शन बी जिस भी सेट का होगा उस सेट को आप क्या कहेंगे, ओवरलैपिंग, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप इन दोनों का यूनियन लेते हैं, अगर आप इन दोनों का यूनियन लेते हैं, आप यहाँ पर नेचुरल नंबर और होल नंबर्स का यूनियन ले लें, तो यूनियन लेने पर होल नंबर एक्चुअल आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कहा है कि आपके पास जो होल नंबर्स हैं जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, और जो यूनिवर्सल सेट है वो इंटीजर्स हैं, सारे के सारे जीरो से बड़े, नेगेटिव की बात नहीं हो रही। मैं इसको अगर दोबारा बोर्ड पे लिखवाऊं तो आपसे कहा यूनिवर्सल सेट आपका जीरो से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। आपसे कहा नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स, अगर नेचुरल नंबर होल नंबर का मैं यूनियन लेता हूँ, आंसर क्या आएगा, होल नंबर आएगा। होल नंबर आपका किसके बराबर गिवन है, यूनिवर्सल सेट के। तो आपके पास क्योंकि यूनियन बराबर आ रहा है यूनिवर्सल सेट के, तो ये कैटेगरी कहाँ पड़ी थी, एग्जॉस्टिव सेट में। अब दो चीजें, आपने इंटरसेक्शन लिया तब भी कॉमन आ रही है वैल्यू, और आपने यहाँ पर यूनियन लिया तो यूनिवर्सल सेट के बराबर आ रही है। तो आपके अगर कॉमन आ रही है वैल्यू तो लाजमी नहीं है कि वो यूनिवर्सल सेट के बराबर भी आए, और अगर वैल्यू यूनिवर्सल सेट के बराबर आ रही है तो लाजमी नहीं है कॉमन भी आए। तो आपने प्रेफर करना है, अगर वैल्यू यूनिवर्सल सेट के बराबर आ रही है यूनियन लेने पर, तो आप इसको डालेंगे अपने एग्जॉस्टिव सेट के अंदर। ये सिंपल सा एक रूल है कि अगर आपके पास यूनियन लेना है और दोनों सेट बराबर हैं आपके यूनिवर्सल सेट के, तो आप डायरेक्ट इसको एग्जॉस्टिव में डालेंगे, चाहे उसमें कॉमन आ रही है वैल्यू या नहीं आ रही। अगर आपके पास कॉमन वैल्यू आ रही है और यूनिवर्सल सेट के बराबर नहीं आ रहा होता तो हम इसको डालते ओवरलैपिंग। ये बात क्लियर हो रही है। लास्ट पे आ जाए, क्यू एंड क्यू डैश यानी कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स व्हेन यूनिवर्सल सेट बराबर है रियल नंबर्स आर के। तो अगर क्यू और क्यू डैश की बात करूं तो रैशनल और इरेशनल नंबर का इंटरसेक्शन जब भी लेंगे नल सेट आएगा, और जब आप इन दोनों का यूनियन करेंगे
तो यूनिवर्सल सेट यानी कि रियल नंबर्स आ जाएंगे। तो रियल नंबर आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है, दोबारा आपके पास ये वाली लास्ट कंडीशन अप्लाई हो रही है कि आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो नल सेट आना चाहिए, और इसका जब आप यूनियन लेंगे तो यूनिवर्सल सेट आना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास ये दोनों सेल्स हैं। ये आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर गौर से देखेंगे, सारा काम मैंने आपको सेट ऑपरेशंस में पढ़ा दिया है। सेट ऑपरेशन के मैंने आपको 6 अलग अलग कैटेगरी वाइज काम करवाया है। वो सारा काम आपको जो मैंने करवाया है, होमवर्क दिया है, मिसलेनियस टाइप करवाई है, वो सब का सब यहाँ पर आपको इधर गिवन है। ये सारा का सारा काम आपने नेक्स्ट क्लास में करके आना है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके पास प्रूफ वाले, प्रूफ भी करना जैसे डिमॉर्गन्स लॉ में सिखाया वैसे यहाँ पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 मैं नेक्स्ट क्लास में लास्ट है वो करवा दूंगा, लेकिन उससे पहले ये जितना भी काम है ये आपने करके आना है, और नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर मैं आपकी डिफिकल्टी को डिस्कस करूंगा। क्लियर है यहाँ तक? अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब आप लोगों की जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 17.2 के, वो आज डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 से 4 तक आपको मैंने होमवर्क दिए। होमवर्क भी इसलिए दिए क्योंकि इससे पहले जो लेक्चर्स मैं आपके ले चुका हूँ उसके अंदर ये सब कुछ सेट ऑपरेशन सिखा दिए थे। तो आपको जो प्रॉपर स्टैंडर्ड वे में मैंने सॉल्यूशंस करवाए हैं उसी तरीके से आपने ये सारे करने थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये जितने भी 5 सवालात आपके गिवन है, वो सारे के सारे सवालात आपने उसी तरीके से करने हैं जैसे आपको मैंने क्लास में करवाए। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है, उसमें भी आपको ये सेट गिवन है और आपसे कहा है ये जितने भी पार्ट्स हैं, टोटल 10 पार्ट्स हैं, इनको सॉल्व करना है। ये जितने भी सवालात मैंने आपको नहीं करवाए ना, मैं अभी करवा रहा हूँ, आप लोगों से मैंने पूछ लिया है। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन होती तो वो एक दो सवालात हम डिस्कस कर लेते, लेकिन जाहिर है अगर आपको कंफ्यूजन नहीं है तो फिर हम आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास, इसमें प्रूफ करने को कहा है। शो दैट का मतलब प्रूफ करना है। तो यहाँ पर पी और क्यू से रिलेटेड कुछ पार्ट्स आपके गिवन है। ये सारे 4 पार्ट्स हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड आपने प्रूफ की, फिर राइट हैंड साइड प्रूफ की, फिर दोनों को कंपेयर करवाया और एंड में कहा कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, हैंस प्रूव। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 तक टोटल काम आप लोगों ने करना था। और किसी ने अगर मुझे कुछ बताया नहीं तो उसका मतलब आपके पास ये कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आप लोग इसको कर सकते हैं। बहरहाल जब टाइम मिलेगा तो आपके एक अलग से लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा, उसके अंदर आपके ये सारे आंसर्स होंगे। अगर कोई डर के मारे या किसी भी वजह से काम नहीं किया है, शर्मिंदगी की वजह से नहीं बता पा रहा, तो फिर वो नालायक इंसान वहां जाके पढ़ ले। अब क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड काम हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको यहाँ पर 3 सेट गिवन है, ए बी और सी, और इधर आपको कोई वैल्यू नहीं बताई। इसमें आपसे कहा है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है इफ ए आपके पास 2n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, में यहाँ पर लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें आपसे कहा है कि ए आपके पास 2n है और इसमें से n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर के। सिमिलरली बी आपके पास गिवन है 3n, इसमें भी जो n है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और सिमिलरली सी आपके पास 4n, इट
ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ गिवन तो 2n 3n और 4n है, लेकिन n यहाँ पर जो भी वैल्यू है, जो भी वेरिएबल है, इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो नेचुरल नंबर में से आएगी। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 ये सारे अप टिल इंफिनिटी, ये सब है। अब आपसे कहा है कि इन पार्ट्स में के फर्स्ट पार्ट अगर बात करें, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए? पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपके पास एन है क्या। मैं लेट सपोज इधर एक और अपनी तरफ से लिख रहा हूं, आपके इसमें सवाल में नहीं है इंक्लूड। अगर मैं कह रहा हूं एन डी एक सेट है जिसमें वैल्यू एन है और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स होगी, तो डी की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 4 अप टिल इंफिनिटी तक। ये आपके पास डी का सेट आ गया। अब अगर हम बात करते हैं ए बी और सी की, तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट आपने करना है, तो अभी तो यहाँ पर आपको मैं अलग से निकलवा के दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर एग्जाम में ये सवाल आता है तो आपको सोल्यूशन के अंदर ये काम करना है। तो अगर मुझे ए चाहिए, फॉर एग्जांपल ए आपके पास क्या गिवन है? 2n। तो n की जगह अगर मैं 1 पुट करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी? n की जगह 1 पुट किया, 1 इंटू 2 2। n की जगह 2 पुट करूंगा, 2 इंटू 2 4। n की जगह 3, 3 इंटू 2 6 8 एंड सो ऑन। सिमिलरली आपके पास यहाँ पर b है। b आपको अगर यहाँ पर 3n के बराबर गिवन है, n इज इक्वल टू 1 पुट करें 3, n इज इक्वल टू 2 पुट करें 2 3 आर 6, n इज इक्वल टू 3 पुट करें 3 3 आर 9, सिमिलरली 12 एंड सो ऑन। और c की बात अगर कर रहे हैं तो आपके पास c 4n के बराबर है। n की जगह 1 पुट करें 4, n की जगह 2, 4 2 आर 8, फिर 12, फिर 16 एंड सो ऑन। ये भी इसी तरीके से आपके इन टेबुलर फॉर्म वैल्यू लिख दी, कन्वर्ट कर दिया फ्रॉम सेट बिल्डर टू टेबुलर फॉर्म। अब जब ए बी और सी आपको क्लियर हो गया, आपसे कहा है कि बताएं कि मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी फर्स्ट पार्ट में क्या होगा। तो आपने सबसे पहले सवाल लिखना है ए इंटरसेक्शन बी, सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है और क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूं मैं। यहाँ पर आपने हेडिंग डालनी है इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। तो इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी जब आप लिखेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी में आपके पास ए सेट गिवन था 2 4 6 8 10, 10 नहीं लिख रहा, बस यहाँ से डाल दें। इंटरसेक्शन बी आपके पास है 3 6 9 12 एंड सो ऑन। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन लेना। तो इंटरसेक्शन में जब आपने कुछ कॉमन लिया तो यहाँ पर कॉमन कौन कौन सी वैल्यू आ रही होंगी? मेरे पास सबसे पहले कॉमन आ रहा है 6, फिर उसके बाद 12 आएगा, जाहिर 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, फिर 12 के बाद आपके कॉमन क्या आएगा वैल्यू? 18, फिर उसके बाद 24। इस तरीके से ये सारे नंबर्स आपके इंटरसेक्शन में कॉमन आ रहे होंगे। इंटरसेक्शन मतलब भी कॉमन होता है। तो जब आपने इंटरसेक्शन लिया ए और बी सेट में से, आपके पास ये सारे नंबर्स कॉमन आ गए। अब अगर यहाँ पर मैं इसको वैसे लिखना चाहूं जिस तरह आपकी सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, तो उस फॉर्मेशन में कैसे लिखेंगे? अगर आप यहाँ पर गौर करें, मैं इसको लिख रहा हूँ दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। अगर 6 इंटू 1 करूं तो 6 आएगा, 6 इंटू 2 करूं 12 आएगा, 6 इंटू 3 करूं 18, 6 इंटू 4 24। तो आपके पास 6n ये फॉर्मूला बन रहा है ऊपर गिवन सेट का, वेयर n बिलोंग्स टू अगेन नेचुरल नंबर्स। n की जगह आपने 1 पुट किया 6 आ गया, n की जगह 2 पुट किया 12, 3 पुट किया 18, 4 पुट किया 24, 5 पुट करेंगे 30, 6 पुट करेंगे 36। तो इस तरीके से ये सारी वैल्यूज आपकी चलती रहेंगी। तो आपके क्वेश्चन के अंदर ये इस फॉर्मेट में सेट बिल्डर फॉर्म में सवाल गिवन था, आपको अपना आंसर भी इसी फॉर्मेशन में देना है। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर ये एमसीक्यू में आएगा, क्योंकि एमसीक्यूज में आपके पास ये आ सकता है, अगर ये एमसीक्यू में आया, अगर ये सवाल एमसीक्यू में आया, तो आपके पास अब 6n डायरेक्ट कैसे आएगा? जब इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो इसका मतलब कॉमन होना चाहिए। कॉमन जब लेना है, इंटरसेक्शन की बात आ रही है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, जो नंबर्स हैं आपस में 2 और 3 दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 3 आर 6, तो 6n आपका आंसर आ गया। ये इंटरसेक्शन के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है कि जब भी अगर आपको बोले, फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाता है ए इंटरसेक्शन सी निकालें,
तो इसका डायरेक्ट आंसर मैं लिख सकता हूँ 4 2 जार 8, 8n आंसर आएगा। घर पे जाके आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ये आप अपने लिए होमवर्क क्वेश्चन लिख लें। सवाल शायद आपके पास है किताब में, बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो बी इंटरसेक्शन सी कैसे आएगा, 3 इंटू 4 करें 12, तो 12n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ये आपके पास इसकी डायरेक्ट फॉर्म आ गई। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये एग्जाम में आपने सोल्यूशन में नहीं करना, लेकिन एग्जाम में अगर एमसीक्यू के अंदर ये सवाल इस तरह से पूछा जाए तो आपको मैंने अब ट्रिक के थ्रू भी सॉल्व करना बता दिया है, वरना एक्चुअल सोल्यूशन जो भी मैंने करवाया उस तरीके से आपको करना है। तो अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ। थर्ड आपका बी इंटरसेक्शन सी वैसे बता दिया, वो आप खुद करेंगे। तो सेकंड पार्ट में आपसे कहा है ए इंटरसेक्शन सी, मैं इसकी प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं कर रहा, ए इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन सी निकालना है, ए यूनियन सी आपको कहा है। अब ए यूनियन सी में आप सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे पहले, फिर स्टेटमेंट लिखेंगे जिस तरह ऊपर लिखी, यूनियन ऑफ ए एंड सी। तो सारे स्टेप मिस करके मैं डायरेक्ट आंसर पे आ रहा हूँ। ए यूनियन सी आपके पास, ए आपका क्या था, 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, यूनियन सी आपके पास यहाँ पर है 4 8 12 16 एंड सो ऑन। ये आपके पास ए यूनियन सी इस तरह से आ गया। जब आप यूनियन करते हैं तो यूनियन में आपने जो वैल्यू कॉमन है वो एक दफा, अदरवाइज असेंडिंग ऑर्डर में प्रॉपर वैल्यूज लिखनी है। तो 2 4 6 8 आगे 10 12, अब इतना ज्यादा आगे नहीं मैं सेट लेके जा रहा, ये वैल्यू आ गई। अब ए यूनियन सी में अगर आप गौर करें तो आपके पास ए की ही वैल्यूज आई हैं, आपके पास जो सेट ए था 2 4 6 8 10 12 वही वैल्यू आ रही है। तो आप कह सकते हैं कि दैट इज ए यूनियन सी सेट ए के बराबर है, और सेट ए क्या था, 2n के बराबर, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अगर आप इसमें n की जगह 1 पुट करें तो आंसर आएगा, n की जगह 2 पुट करें 4, 3 पुट करें 6, 4 पुट करें 4 2 जार 8, 4 इंटू 5 10, सिमिलरली सो ऑन। तो यूनियन के अंदर आपके पास यहाँ पर इस केस में वही आपका सेट आ रहा है जिसकी छोटी वैल्यू है 2n और 3n, ए यूनियन सी है 4n, 2n और 4n के दरमियान छोटी वैल्यू 2n है। इस केस में आप छोटी वैल्यू लिख दें, यानी कि यहाँ पर कोई शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं हो सकती। अगर आपसे बोला जाए ए यूनियन बी कर दें तो आंसर हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन बहरहाल आपके यहाँ पर ए यूनियन सी में जब आप यूनियन लेंगे तो प्रॉपर सेट देखने के बाद आप फाइनल बता सकते हैं कि इसकी सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखी जाएगी। तो ये तरीकेकार था क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने का। अब जो थर्ड पार्ट है आपका बी इंटरसेक्शन सी, ये आपने खुद करना है। इसमें सिंपल सा मैंने आपको फाइनल आंसर बता दिया है, 3 इंटू 4 12n इसका आंसर आएगा, और बाकी फिर आपने इसको घर पे ट्राई करना है। यहाँ पर आपकी ये एक्सरसाइज मैं आज खत्म कर रहा हूँ, कंक्लूड कर रहा हूँ। याद रहे मैंने आपको 3 सवालात इस एक्सरसाइज के क्लास में नहीं करवाए, लेकिन इस जैसे सवालात पिछले लेक्चर्स में मैंने बहुत सारे करवा के आपको प्रैक्टिस करवा दी है, और इस जैसे सवालात आपको मैंने बहुत सारे होमवर्क के लिए देके वहां पर भी आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए रेडी कर दिया। तो अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगी तो आप लोग इसको बहरहाल पूछ सकते हैं, अदरवाइज जब वक्त मिलेगा तो मैं एक और अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करके उसमें ये सारा सोल्यूशन डाल दूँ। क्लियर है इस एक्सरसाइज में किसी को कंफ्यूजन?